गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे प्रोटोकॉल के बारे में जो बेसिकली लैन में यूज होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इस ये प्रोटोकॉल इन केस नहीं होता तो आज जो करंट में जितने भी रिडंडेंसी को यूज करते हुए लैन नेटवर्क्स चल रहे हैं वो लैन नेटवर्क विद इन अ सेकंड बंद हो जाते। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कभी भी हमारे नेटवर्क में लूप क्रिएट होता है रिडंडेंट नेटवर्क में या रिडंडेंट लाइन नेटवर्क में, तो उस टाइम पे हमारा पूरा नेटवर्क विद इन अ सेकंड या विद इन 5 to 10 सेकंड के बीच में पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। जो भी वीलैंस आपके या जो भी डीएससीपी आपके नेटवर्क में चल रहे होंगे वो कुछ वीलैन आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। इस टाइप के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि समझ में नहीं आता कि नेटवर्क में इशू क्या हो गया है एग्जैक्टली। तो आइए समझते हैं इस प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है STP। मैंने इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन टाइप कर दी थी। STP स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका जो फुल फॉर्म है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल करता क्या है, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं। STP प्रिवेंट लूपिंग ऑफ फ्रेम्स इन द लाइन बाय प्लेसिंग द स्विच पोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सेलेक्टेड बाय रूट स्विच। H यहाँ से गायब हो गया है तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो जो डिफिनेशन कह रही है कि एसटीपी का बेसिकली काम है कि ये प्रिवेंट करता है लूप लूप को जो फ्रेम जनरेट करते हैं लाइन के अंदर। तो एसटीपी क्या करता है कि जो स्विच के पोर्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट स्टेट में रख देता है जो क्राइटेरिया में वो फिट बैठते हैं बाय रूट ब्रिज या रूट स्विच। तो बेसिकली एसटीपी का काम ये है कि एसटीपी एक लूप फ्री लाइन नेटवर्क आपको क्रिएट करके देता है। अब एसटीपी की यदि हम IEEE स्टैंडर्ड की बात करें तो एसटीपी के अंदर यहीं पे मैं बता देता हूं कि IEEE स्टैंडर्ड जो यूज होता है वो 802.1D इनकैप्सुलेशन यूज होता है या IEEE 802.1D इनकैप्सुलेशन या स्टैंडर्ड यूज होता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसटीपी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती या किसी भी प्रोटोकॉल की या अपने जनरल लाइफ की हम बात करें कि कोई भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उस चीज को हम यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसटीपी की रिक्वायरमेंट हमें लाइन पे आई क्यों। तो इसको समझने के लिए हम लोग जस्ट दो स्विचेज का एक छोटा सा नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करते हैं। पहले हमारे पास जो नेटवर्क डायग्राम हुआ करते थे वो कुछ इस तरह से हुआ करते थे। दो स्विचेज आपस में एक सिंगल लिंक के थ्रू कनेक्ट होते थे और यहाँ पे हमारा लैन नेटवर्क बना होता था और ये सारे लैन नेटवर्क के यूजर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते थे और आपस में बात कर रहे होते थे। इस नेटवर्क में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें ये लग रहा है या आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि इन केस सॉरी कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए मेरे एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अपलिंक पोर्ट के ऊपर। ये जो मेरा अपलिंक पोर्ट है, अपलिंक जो है जो दोनों स्विचेज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, अपलिंक एक अपलिंक केबल है जो दोनों स्विचेज के बीच में कनेक्शन स्टेबल करके रखा है। इन केस इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए और ये अपलिंक मेरा डाउन हो गया किसी रीजन बस, सपोज OFC से हमने एक कनेक्शन दिया हुआ था और OFC मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इशू क्या क्रिएट होगा जब आपका OFC कट हो जाएगा इन केस, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे नेटवर्क पे प्रॉब्लम क्या आई है। तो आप चेक करना शुरू करेंगे कि आपके दोनों स्विचेज आपस में आपको स्विचेज का रिप्लाई या पिंग आपके नेटवर्क में मिल रहा है। तो आप देखोगे स्विच 1 का तो मिल रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ ये हो गया आपका स्विच 1 और इसको S1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको S2 कंसिडर कर लेते हैं। इनका कलर कोड चेंज कर देते हैं, अभी इसका होगा नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि यदि S1
हमें नेटवर्क के कम्युनिकेट हो रहा है और S2 कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसका पावर स्टेट वगैरह जाके फिजिकली चेक करेंगे कि उसमें पावर है कि नहीं है, पावर ऑन है सारे पोर्ट्स आप पे, बट आप देखोगे कि इसके अंदर जो अपलिंक पोर्ट है वो अपलिंक पोर्ट मेरा ब्लिंक नहीं हो रहा है, या इसके ऊपर जो लाइट आ रही है, सपोज ये पोर्ट 1 है और इस तरफ पोर्ट 2 है, तो जो मेरा पोर्ट 2 है इसके ऊपर जो अपलिंक की लाइट, एक ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक होती है स्विच के ऊपर, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो ब्लिंक नहीं हो रही है, तो आप तुरंत कंसीडर करोगे मेरे अपलिंक में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप यदि मीडिया कन्वर्टर के थ्रू कनेक्टेड है या मॉड्यूल के थ्रू कनेक्टेड है उनको चेक करेंगे, उसके बाद आप क्रॉस चेक करते हुए आपको पता चलेगा कि आपके फाइबर में कहीं तो इशू है। फाइबर में इशू पता करने के लिए एक सिंपल सा टेक्नोलॉजी जो अभी यूज हो रही है लेटेस्ट में भी, एक लेजर लाइट आती है, आप इसके किसी भी कोर में यहाँ से लेजर लाइट को लगाएंगे तो दूसरी तरफ वो प्रॉपर लेजर लाइट आपको यहाँ पे आनी चाहिए। इन केस वो लेजर लाइट नहीं आ रही है तो आपका फाइबर कहीं बीच में ब्रेक हो गया है या कट हो गया है। दूसरा जो सबसे रिलायबल ऑप्शन है, हालांकि ये लेजर लाइट का ऑप्शन भी काफी रिलायबल है, इससे 100% अपने को एक्यूरेसी के साथ पता चल जाता है कि फाइबर में कुछ इशू आ गया है। बट दूसरा ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं OTDR। यहाँ से आप OTDR करवाएंगे, आप एक सर्विस इंजीनियर को हायर करेंगे, सर्विस इंजीनियर आपके लोकेशन पे आके OTDR करके चेक करके बताएगा कि इतने मीटर के डिस्टेंस में आपके फाइबर में कट है या नहीं है। कट है तो आप वापस स्प्लाइसिंग कराएंगे और अपना सर्विस को रिस्टोर करेंगे। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि एक अपलिंक होने की वजह से यदि आपका अपलिंक डाउन होता है तो आपको लंबा टाइम जाता है उसको रिस्टोर करने में, उस सर्विस को रिस्टोर करने में। तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होता कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता कि हम एक और अपलिंक को यूज कर सकते एट अ टाइम। ठीक है, यदि दो अपलिंक हमारे पास होती, एक अपलिंक मेरी डाउन हो जाती तो दूसरे अपलिंक से मेरा सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड होता रहता, और जब भी दूसरी अपलिंक मेरी अप हो जाती तो उसमें से एक पोर्ट, एक अपलिंक के थ्रू मेरा डेटा जाता और दूसरी अपलिंक जस्ट बैकअप की तरह यूज होती। और जैसे ही कभी किसी भी एक लिंक में मेरा प्रॉब्लम आता, सपोज इस लिंक में मेरा कुछ इशू आ जाता, यदि इस लिंक में कुछ इशू आता तो ये जो मेरा ब्लैक कलर की लिंक है इससे मेरा एक्टिव लिंक कहलाती और इससे मेरा डेटा ट्रांसफर होता रहता। तो ये पहले के नेटवर्क में पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि होता क्या कि जैसे ही एक अपलिंक पोर्ट तो इसमें लगा हुआ था, दूसरा अपलिंक पोर्ट जैसे ही हम इसमें कनेक्ट करते तो होता क्या कि स्विच की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो भी उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा उसको सारे पोर्ट्स के ऊपर वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो यहाँ से जैसे ही यूजर का ट्रैफिक वो सारे पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट करेगा और इधर से भी यूजर का ट्रैफिक सारे पोर्ट्स में ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ये दोनों पोर्ट के ऊपर भी यूजर का ट्रैफिक जाएगा। वो ट्रैफिक स्विच 1 से स्विच 2 के पास जाएगा, फिर वो ट्रैफिक वापस इस पोर्ट के थ्रू, सपोज ये पोर्ट का नंबर अपन रख देते हैं, इसका नंबर कर देते हैं 3 और इसका नंबर कर देते हैं 4, तो स्विच 4 के थ्रू स्विच 3 पे आएगा, फिर स्विच 3 उसको ब्रॉडकास्ट करे, स्विच नंबर पोर्ट स्विच पोर्ट नंबर 3 उसको ब्रॉडकास्ट करेगा तो पोर्ट नंबर 1 से फिर 2 पे जाता रहेगा। इस तरह से ये दोनों स्विचेस के बीच में ट्रैफिक ऐसे लूप क्रिएट करता रहेगा। अल्टीमेटली वो आपका जो सोर्स से ट्रैफिक चला था वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मींस हमारा प्रॉपर जो सोर्स टू डेस्टिनेशन एक कम्युनिकेशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो सिस्को ने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसका नाम था STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। यदि यहाँ पे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं तो इसके एक पोर्ट को वो एक्टिव रखेगा और एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, या एक पोर्ट को जस्ट एज अ बैकअप लिंक की तरह यूज करेगा। हमेशा मेरा ट्रैफिक जो भी होगा वो पहले लिंक से जाता रहेगा या कि दूसरे लिंक से जाता रहेगा, दोनों में से किसी एक लिंक से ट्रैफिक एट ए टाइम फॉरवर्ड होता रहेगा। और कोई भी एक लिंक डाउन होगी तो ट्रैफिक तुरंत विद इन सेकंड या कुछ सेकंड्स के अंदर, 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ट्रैफिक हमारा तुरंत शिफ्ट होकर दूसरे लिंक से फॉरवर्ड होने लगेगा। तो बेसिकली ये STP का काम था। अब STP नेटवर्क में वर्क कैसे करती है इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए इसी डायग्राम के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो STP प्रोटोकॉल, सपोज अब हम उस स्टेट के ऊपर आ चुके हैं, या अभी यदि करंट सिनारियो की बात करें तो जो सिस्को कंपनी है वो अपने डिवाइसेस के ऊपर, अपने स्विचेज के ऊपर डिफॉल्ट में STP प्रोटोकॉल इनेबल करके दे रही है, ताकि आप कभी भी बाय मिस्टेक या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक या एक से ज्यादा अपलिंक्स आपस में कनेक्ट करें तो उसमें STP प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक रन हो जाए और आपके अपलिंक्स को मेंटेन कर सके, ताकि वो लूप क्रिएट ना करें आपके नेटवर्क में और आपके नेटवर्क की प्रॉपर वर्किंग होती रहे। तो STP प्रोटोकॉल की वर्किंग की यदि हम बात करें कि STP प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है,
तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वर्किंग ऑफ एसटीपी प्रोटोकॉल। एसटीपी प्रोटोकॉल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं। तो जब दो स्विच आपस में डायरेक्ट किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं, पहला स्विच मेरा ये हो गया, दूसरा स्विच मेरा ये हो गया, और ये दोनों आपस में एक डायरेक्ट लिंक के थ्रू मैंने ऐसे ही जस्ट कनेक्ट कर दिया। तो जब एसटीपी प्रोटोकॉल इनमें रन हो रहा होगा तो एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, उसका जो सबसे बेसिक रूल होता है, वो बेसिक रूल ये होता है कि एसटीपी प्रोटोकॉल एक बीपीडीयू पैकेट स्विच 1 से सेंड करेगा और ये स्विच 2 हो गया। स्विच 1 से स्विच 2 को सेंड करेगा और स्विच 2 से स्विच 1 को सेंड करेगा। एक और कनेक्शन हम यहाँ से डाल देते हैं। इस टाइप का जब कुछ कनेक्शन होगा तो होगा क्या यहाँ पे कि स्विच 1 स्विच 2 को बीपीडीयू पैकेट सेंड करेगा और स्विच 2 स्विच 1 को बीपीडीयू पैकेट सेंड करेगा। ये बीपीडीयू वगैरह क्या होता है इसकी बात अभी हम जस्ट आगे कर रहे हैं, बट मैं पहले सबसे बेसिक रूल बताना चाह रहा हूँ कि एसटीपी करता क्या है। जितने भी स्विचेज के बीच में अपलिंक्स कनेक्ट होंगे वो सारे स्विचेज एक दूसरे को, अभी के टोपोलॉजी के हिसाब से दो स्विचेज S1 और S2 आपस में एक दूसरे को बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज करेंगे और अपने रूट ब्रिज का सिलेक्शन करेंगे। तो समझते हैं कि ये बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज कैसे होते हैं और रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीपीडीयू पैकेट के बारे में। बीपीडीयू, बीपीडीयू का फुल फॉर्म यदि मैं बोलूं तो BRIDGE, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। अब जब बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज होते हैं आपस में, तो बीपीडीयू पैकेट के साथ किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन सभी स्विचेज एक दूसरे से शेयर करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा और कौन सा स्विच रूट ब्रिज नहीं बनेगा, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सपोज S1 एक कैंडिडेट है और S2 एक कैंडिडेट है। S1 भी बोल रहा है, अभी के केस में यदि बोलूं कि S1 बोल रहा है कि मैं इस इलेक्शन में जीतूंगा और S2 भी बोल रहा है कि मैं भी इस इलेक्शन में जीतूंगा, दोनों अपने आप को विनर कंसीडर करके चल रहे हैं। बट जब पब्लिक आती है और अपना वोटिंग करती है, वोटिंग करने के बाद वोट्स का कैलकुलेशन होता है, वोट्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिक्लेयर होता है कि कैंडिडेट S1 विनर है या कैंडिडेट S2 विनर है। सेम चीज में यहाँ पे बीपीडीयू में अप्लाई होती है। जब बीपीडीयू पैकेट एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहे होंगे तो दोनों स्विच डिफॉल्ट में अपने आप को रूट ब्रिज कंसीडर करके चल रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला स्विच होगा ये बोलता है कि मैं रूट ब्रिज हूँ, BRIDGE, और स्विच नंबर 2 ये भी अपने आप को बोलता है कि मैं भी रूट ब्रिज हूँ। दोनों स्विच जब आपस में बीपीडीयू एक्सचेंज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे दोनों स्विचेज अपने आप को रूट ब्रिज कंसीडर करके चलते हैं। एक्चुअल में रूट ब्रिज कौन सा होगा वो बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज होने के बाद डिक्लेयर हो जाता है। तो बीपीडीयू पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती है उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले बीपीडीयू की फुल फॉर्म होता है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये प्रोटोकॉल की साइज की बात करें तो ये 35 बाइट का होता है। इस प्रोटोकॉल की साइज की बात करें तो 35 बाइट का एक मैसेज होता है जो आपस में स्विचेज एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन बीपीडीयू में शेयर होती है उस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन बीपीडीयू आपस में शेयर करते हैं वो होता है रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन। रूट BRIDG, रूट ब्रिज आईडी। अब रूट ब्रिज आईडी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले होता है प्रियोरिटी प्लस मैक ऑफ रूट स्विच। ऐसा जब रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन
मीन्स पीपीडीयू के थ्रू जब रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होगी, एक्सचेंज हो रही होगी, तो उसके अंदर प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस यहाँ पे कौन सा, जो स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा उस स्विच का मैक एड्रेस यहाँ पे रूट ब्रिज आईडी में जाएगा। इस बात को विशेष बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखिएगा कि मैक एड्रेस कौन सा जाएगा, जो स्विच रूट ब्रिज बन चुका होगा उस स्विच का जो मैक एड्रेस होगा वो यहाँ पे जाएगा। अब मैक एड्रेस की यदि मैं हम बात करें तो स्विच के जितने पोर्ट्स होते हैं उनके खुद के भी मैक एड्रेस, एक एक मैक एड्रेस होते हैं। सपोज 24 पोर्ट का स्विच है तो 24 मैक एड्रेसेस पर पोर्ट के होंगे, सभी पोर्ट्स के अपने अपने खुद के भी मैक एड्रेस होते हैं। और इस स्विच का एक बेस मैक एड्रेस होगा। जब भी आप नेटवर्क डिवाइसेस परचेस करते हैं उनके पीछे या कहीं आप देखिएगा कि स्टिकर रहता है जिसमें मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और मैक एड्रेसेस वगैरह प्रॉपर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो जो बेस मैक एड्रेस होगा वो यहाँ पे जाएगा रूट ब्रिज आईडी के साथ। जस्ट मिनट। दूसरी जो इंफॉर्मेशन यहां से जाएगी उसकी बात हम करें बी नंबर पे, तो इसको बोलते हैं सेंडर या DESIGNATED डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। सेंडर या डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। एक चीज मैं और ऊपर जस्ट बताना भूल गया, अभी हमारे पास स्पेस है और मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। यहाँ पे जो रूट ब्रिज आईडी के अंदर प्रायोरिटी जा रही होगी, सिस्को ने इसको डिफॉल्ट में एक नंबर फिक्स कर दिया है कि डिफॉल्ट में सारे स्विचेज की ब्रिज आईडी की प्रायोरिटी 32768 होगा प्लस मैक एड्रेस। देन सेंडर या डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, ये क्या होता है, इसमें होगा क्या, एक्चुअली यहां भी प्रायोरिटी की ही इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रायोरिटी प्लस अभी के केस में सेंडर आपका कौन है, अभी के केस में सेंडर स्विच आपका S1 है तो S1 का मैक एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो डिफॉल्ट में हमको पता है कि प्रायोरिटी डिफॉल्ट में सारे स्विचेज की 32768 होती है और यहाँ पे जो आएगा S1 का मैक एड्रेस आएगा। तो सपोज अभी के एग्जांपल के लिए हम समझें कि S1 का यदि मैक एड्रेस A हो, एक्चुअल में तो मैक एड्रेस आपका 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसके हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे एग्जांपल में समझने के लिए उसको मैं जस्ट A कंसीडर करके चलता हूँ। नेक्स्ट C नंबर में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी या थर्ड नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो होगा रूट पाथ कॉस्ट। अब ये रूट पाथ कॉस्ट इसके बारे में भी हम समझेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो पास होके यहाँ पे जाती है, रूट पाथ कॉस्ट क्या होता है, दूसरे स्विच को, ऐसा स्विच जो रूट ब्रिज इलेक्ट हो चुका है उसके अलावा जो दूसरा स्विच है, दूसरे स्विच को रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना डिस्टेंस आ रहा है अपलिंक के ऊपर। दूसरा स्विच यहाँ पे S2 है, S2 दो लिंक के थ्रू S1 के साथ कनेक्टेड है, दोनों लिंक की कैपेसिटी कितनी है, जो रूट का जो पाथ का जो कॉस्ट होता है वो उसके बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग होता है, उसकी बात अभी जस्ट अपन आगे कर लेते हैं। तो जो S2 के S1 के साथ दो अपलिंक पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, इन दोनों अपलिंक पोर्ट का कॉस्ट कितना है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होगा, ठीक है, कि रूट का पाथ कॉस्ट कितना आ रहा है। तो अभी के केस में हम जो बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो रूट ब्रिज की बात करें कि रूट ब्रिज से जो बीपीडीयू सेंड हो रहा है दूसरे स्विच के लिए, तो यदि यहाँ पे जो रूट पाथ कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट टू रीच रूट BRIDGE, ऐसी कॉस्ट जो हमें लगती है रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए। अब कॉस्ट क्या होती है उसके बाद अभी अपन आगे कर लेंगे। तो कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज, अभी के केस में S1 के केस में तो मेरा स्विच खुद ही रूट ब्रिज है,
तो इसको किसी दूसरे स्विच के पास जाने की जरूरत है नहीं। तो अभी के केस में इसका जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, अगली जो इंफॉर्मेशन यहां से जाएगी, सेंडर या डिजिग्नेटेड, इसी को मैं करता हूं कॉपी यहां से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ABCD नंबर पे, इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं पोर्ट आईडी, सेंडर या डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। तो सिस्को ने डिफॉल्ट में बताया है कि हमारा जो पोर्ट की आईडी होगी वो डिफॉल्ट में 128 होगी, और जो पोर्ट, इसमें दो टाइप की इंफॉर्मेशन जाएगी, सेंडर या डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी के अंदर दो टाइप की इंफॉर्मेशन जाएगी। पहली जो 128 डिफॉल्ट में एक वैल्यू है, प्लस दूसरी इंफॉर्मेशन जाएगी पोर्ट नंबर ऑफ स्विच। स्विच का जो पोर्ट नंबर होगा, जिस पोर्ट से, सपोज अभी यहाँ की बात करें तो यदि इसको मैं 1 2 3 4 कंसीडर करूं, तो यदि मैं सेंडर या डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी की बात करूं तो 128 प्लस, इन केस यदि इस स्विच से मेरा कोई डिटेल सेंड हो रही है तो ये यदि मेरा स्विच का पोर्ट नंबर 2 होगा तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 आ जाएगा। तो 128 प्लस पोर्ट नंबर ऑफ स्विच। इसके बाद जो अगली इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो होगी मैक्स या मैक्सिमम एज। अब बीपीडीयू पैकेट की जो मैक्सिमम एज है वो होती है 20 सेकंड। अगली इंफॉर्मेशन, ये जो बीपीडीयू पैकेट की मैक्सिमम एज होती है वो 20 सेकंड होती है। जो स्विच के एक बफर मेमोरी होती है जहां पे ये सेव रहता है बीपीडीयू पैकेट की पूरी इंफॉर्मेशन 20 सेकंड तक। आफ्टर 20 सेकंड वो फ्लश हो जाएगा और फिर से इसके अंदर एक बीपीडीयू को वो स्टोर कर लेगा। बट बीपीडीयू जो एक्सचेंज होते हैं वो हेलो टाइमर के HELLO हेलो टाइमर के हिसाब से होते हैं। तो हेलो टाइमर डिफॉल्ट में होता है 2 सेकंड। मींस जो बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज होंगे वो एवरी 2 सेकंड के बीच में रूट ब्रिज के साथ एक्सचेंज होते रहेंगे। रूट ब्रिज एवरी 2 सेकंड में एक बीपीडीयू का हेलो पैकेट सभी को भेजता रहेगा, चेक करने के लिए कि मेरी एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही या कोई टोपोलॉजी में कोई चेंज तो नहीं हो रहा। इस चीज को चेक करने के लिए वो हेलो टाइमर को एवरी 2 सेकंड में पूरे नेटवर्क में सेंड करता रहता है। तो बीपीडीयू पैकेट के साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन पास होके जाती है या एक्सचेंज होती है एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में। इसमें एक चीज अभी हम लोगों ने बात की थी, रूट पाथ कॉस्ट के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। एक चीज उससे पहले और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो रूट ब्रिज का सिलेक्शन होता है, दो चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला, रूट ब्रिज के सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। रूट ब्रिज का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये है लोवेस्ट प्रियोरिटी प्लस लोवेस्ट मैक एड्रेस। रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट हो जाता है? रूट ब्रिज इलेक्ट होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए उस स्विच की प्रायोरिटी सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए, जबकि सिस्को ने डिफॉल्ट में सभी की प्रायोरिटी क्या बोल दिया है, 32768 प्लस लोवेस्ट मैक एड्रेस। तो लोवेस्ट मैक एड्रेस की बात करें, यदि अभी हम अपने टोपोलॉजी के केस में बात करें तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि S1 का यदि मैक एड्रेस A माने और S2 का मैक एड्रेस B माने तो A और B दोनों अल्फाबेट में पहले हमेशा A to Z में A आता है। तो इसलिए हमने कहा कि स्विच 1 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो तो दोनों की सेम है, बट मैक एड्रेस वाइज देखा जाए तो स्विच 1 का मैक एड्रेस लोवेस्ट है। तो जो स्विच 1 होगा ये रूट ब्रिज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा या इलेक्ट होके रूट ब्रिज कंसीडर हो जाएगा। तो रूट ब्रिज बनने के लिए ये कंडीशन होती है कि लोवेस्ट मैक एड्रेस होना चाहिए और लोवेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे रूट पाथ कॉस्ट की, कि ये कैसे हमको पता चलेगा। तो रूट पाथ कॉस्ट सीधा सा है, कितने कैपेसिटी का आप अपलिंक यूज कर रहे हैं उस कैपेसिटी के हिसाब से सिस्को ने
उसकी कॉस्ट को डिजाइन कर दी है, जिसको आपको सीधा सा याद रखना है। यदि हम ये बोलें कि यदि आपका 100 Mbps का लिंक यूज हो रहा है तो इसकी कॉस्ट 19 होगी। यदि आपका 10 Mbps का लिंक यूज हो रहा है Mbps, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 100। यदि आपका 1 Gbps का लिंक यूज हो रहा है तो इसकी कॉस्ट होगी 4। और यदि आपका 10 Gbps का लिंक यूज हो रहा है तो इसकी कॉस्ट होगी 2। अब यहाँ से और यहाँ से जो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही थी वो कितने Mbps का लिंक यूज हो रहा है, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट यहाँ पे आप डिसाइड कर लेंगे कि जो रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए S2 की जो कॉस्ट होगी, इन केस यदि 100 Mbps का लिंक यूज हो रहा है तो यहाँ पे जो कॉस्ट होगी वो 19 होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो अभी ये BPDU पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, और BPDU पैकेट एक्सचेंज होने के बाद रूट ब्रिज वगैरह का सिलेक्शन हो रहा है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि BPDU पैकेट का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, कैसे BPDU पैकेट्स एक दूसरे को सेंड जब एक्सचेंज होते हैं तो स्विचेस कैसे उसके अंदर कैलकुलेशन करके सिलेक्ट करते हैं कि मेरा ये रूट ब्रिज है, ये मेरा नॉन रूट ब्रिज पोर्ट स्विच है, ये कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और फटाफट समझते हैं। ये सपोज हमारे कंट्रोल जेड छोटा सा बनाते हैं। ये तीन हमारे सपोज स्विचेज हो गए, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनके जस्ट नीचे लाइन वगैरह चल रहा है वो ठीक है। ये स्विच मेरा हो गया S1, ये स्विच हो गया मेरा S2 और ये स्विच हो गया मेरा S3। ठीक है, इनकी मैक एड्रेसेस भी हम लिख देते हैं यहाँ पे तो थोड़ा इजी रहेगा बताने के लिए। ये B और ये C, इनके यदि मैक की बात करें तो स्विच 1 का मैक A, स्विच 2 का मैक B और स्विच 3 का मैक C है। ठीक है, अब ये तीनों स्विचेज क्या करेंगे, आपस में BPDU एक्सचेंज करना शुरू करेंगे। ये इस तरफ ये कुछ ऐसा S1 से S2 की तरफ ऐसे जाएगा, S2 S1 की तरफ कुछ ऐसे BPDU सेंड करेगा। इसी तरह S1 S2 को भेजेगा, S2 S3 को और S3 S2 को BPDU सेंड करेगा एक्सचेंज करने के लिए, BPDU की इंफॉर्मेशन आपस में रीड करने के लिए, ताकि रूट ब्रिज का सिलेक्शन, रूट ब्रिज स्विच कौन बनेगा, रूट ब्रिज कौन सा स्विच इलेक्ट होगा, उसका सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग बात करते हैं कि कैसे तीनों स्विचेज के अंदर रूट ब्रिज का सिलेक्शन होगा। तीनों स्विचेज की डिटेल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले S1 के अंदर, हम S1 की भी बात कर रहे हैं, S1 के अंदर जो रूट ब्रिज बनेगा, तो रूट ब्रिज जब बनेगा तो उसकी प्रायोरिटी 32768 प्लस मैक एड्रेस A होगा। हमको यहाँ पे देख के ही कंसीडर हम कर सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं कि तीनों स्विचेज का जो तीनों स्विचेज का जो प्रायोरिटी नंबर है वो सेम है। स्विच 1 का मैक एड्रेस A है, स्विच B का मैक एड्रेस B है और स्विच C का 3 है, सॉरी C है। तो हमारा जो स्विच 1 है इसका जो वैल्यू है, सब डिफॉल्ट में तो तीनों की वैल्यू एक है, बट इसका जो मैक एड्रेस है वो सबसे छोटा है। तो हम बता सकते हैं कि S1 हमारा मैक ये रूट ब्रिज बन जाएगा और बाकी स्विचेज नॉन रूट ब्रिज स्विच रहेंगे। बट यहाँ पे मेरा इस टोपोलॉजी बनाने का जो एजेंडा था वो ये था कि यहाँ पे मैं आपको बता सकूं कि BPDU के अंदर कैसे कैसे रूट ब्रिज का सिलेक्शन हुआ, फिर उसके अंदर सेंडर ब्रिज आईडी की कैलकुलेशन कैसे हुआ, रूट पाथ कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे हुआ, सेंडर पोर्ट आईडी
का कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये सारी डिटेल में बता पाऊँ। तो सबसे पहले रूट ब्रिज सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा S1 रूट ब्रिज बन चुका है, जिसके अंदर प्रायोरिटी और मैक एड्रेस ये आ गया। इसके बाद सेंडर ब्रिज आईडी की यदि हम बात करें तो अभी के केस में S1 ही हमारा सेंडर है, तो इसकी वैल्यू डिफॉल्ट में 32768 प्लस इसका मैक एड्रेस ए रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें आरपीसी की, रूट पाथ कॉस्ट की, तो S1 जब मेरा रूट ब्रिज बन चुका है तो इसको किसी कॉस्ट की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी जो नॉन रूट ब्रिज स्विच हैं उनको कॉस्ट लगेगी रूट ब्रिज तक आने की, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि रूट पाथ कॉस्ट क्या होती है, रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट। तो जब रूट ब्रिज स्विच यही है तो इसको तो कॉस्ट इसकी जीरो होगी, बाकी स्विचेज को यहां तक पहुंचने में क्या कॉस्ट आती है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगली होगी सेंडर पोर्ट आईडी। सेंडर पोर्ट आईडी, अब सेंडर पोर्ट आईडी 128 डिफॉल्ट में ये होता है, प्लस उसके साथ पोर्ट नंबर होता है। तो यदि ये पोर्ट मेरा 1 है तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, जिस पोर्ट से कनेक्शन आया होगा उसको हम उसका नंबर वहां पे वैसे हम डाल देंगे। अब यदि मैं S2 स्विच की बात करूं तो इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन होगा, जो रूट ब्रिज बनेगा वो 32768 प्लस इसके लिए भी रूट ब्रिज जो होगा वो पहला स्विच ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मैक प्रायोरिटी और मैक एड्रेस दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इनको हम लोग जब लैब करेंगे तो कंफर्म भी करेंगे वहां पे कि एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रूट ब्रिज की प्रायोरिटी और मैक एड्रेस हमें वहां पे दिखेगा। सेंडर ब्रिज आईडी, अब सेंडर ब्रिज आईडी 32768 प्लस सेंडर, तो इस स्विच के केस में यही स्विच है, यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। इसके बाद आरपीसी की बात करें तो आरपीसी यहाँ पे क्या होगा, स्विच 2 को स्विच 1 तक पहुंचने के लिए यदि यहाँ पे 100 Mbps का लिंक है तो इसकी कॉस्ट होगी 19, तो इसकी कॉस्ट 19 हो गई और इसकी कॉस्ट 0 हो गई, तो 0 प्लस 19। अब सेंडर पोर्ट आईडी की यदि हम बात करें तो 128 ये वैल्यू आएगी, प्लस इसके साथ जो भी इसका पोर्ट नंबर होगा, सपोज 2 है तो हमने 2 नंबर कर दिया यहाँ पे। इसी तरह स्विच 3 की यदि हम बात करें, S3 की हम बात करें तो इसके अंदर जो रूट ब्रिज होगा 32768 प्लस मैक एड्रेस ए होगा, क्योंकि होगा क्या कि जब S1 से S2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको पता चल जाएगा कि मेरा सामने वाला स्विच रूट ब्रिज इलेक्ट हो चुका है। और जब S3 अपना BPDU पैकेट S2 को भेजेगा और S2 जब अपना BPDU पैकेट S3 को भेजेगा तो S2 रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन को S3 को बता देगा कि मेरे पास ऑलरेडी एक सुपीरियर BPDU पैकेट आ चुका है, तो अब मैं इंफीरियर BPDU पैकेट नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मैं ऑलरेडी अपना रूट ब्रिज सेलेक्ट कर चुका हूं और जिसका कि मैक प्रायोरिटी और मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट है अपनी इस टोपोलॉजी में, तो स्विच 3 भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ वाकई में ये इसका प्रायोरिटी और मैक एड्रेस सबसे लोवेस्ट है, तो मैं भी इसको अपना रूट ब्रिज कंसिडर करता हूँ। बाकी सेंडर ब्रिज आईडी 32768 प्लस इसका मैक एड्रेस। इसके बाद आरपीसी की बात करें तो अब यहाँ पे दो बार 100 Mbps की लिंक है और रूट ब्रिज की कॉस्ट 0 हो गई, प्लस 19 एक की हो गई और दूसरी की 19, इसकी 19 हो गई, इसकी 19 हो गई और इसकी 0 हो गई। इसके बाद सेंडर पोर्ट आईडी की यदि हम बात करें तो 128 प्लस सी, नो नॉट सी, 3 सॉरी, जो जिस पोर्ट से कनेक्शन होगा उस पोर्ट का नंबर। तो अब यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे स्विचेज आपस में BPDU पैकेट एक्सचेंज करते हैं और रूट ब्रिज का सिलेक्शन करते हैं। और रूट ब्रिज जब सिलेक्शन होता है तो उसमें जो BPDU की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उसमें क्या क्या डिटेल्स शेयर होती हैं वो सारी डिटेल ये होगी। और इस तरह इनका BPDU का सिलेक्शन होता है, BPDU के क्या कैलकुलेशन होता है, उसके बाद रूट ब्रिज का सिलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हमारा रूट ब्रिज का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया, तो रूट ब्रिज का ये जब सिलेक्शन कंप्लीट हुआ, रूट ब्रिज ये बना, तो रूट ब्रिज को बनाने के लिए
बीपीडीयू पैकेट तो एक्सचेंज हुआ, बट बीपीडीयू पैकेट जब एक्सचेंज होता है उस टाइम पे कुछ प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को समझते हैं कि वो प्रोसेस क्या होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्विच पोर्ट स्टेट। ठीक है, जब ये प्रोसेस होती है, रूट ब्रिज का सिलेक्शन के टाइम पे बीपीडीयू पैकेट एक्सचेंज होते हैं, तो जो पोर्ट्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में, उनकी स्टेट कंटिन्यू एसटीपी के अंदर चेंज होती रहती है। कैसे? जो सबसे पहली स्टेट होती है BLOCKING, ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं। जैसे ही पहला स्विच दूसरे स्विच से डायरेक्ट कनेक्शन में आया, तो उस टाइम पे कनेक्शन आने से पहले तक ये जो स्विच पोर्ट होता है ये ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। जो पोर्ट मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा वो बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन तो एक्सेप्ट करेगा। मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया। बीपीडीयू पैकेट की इंफॉर्मेशन या मैसेज को रिसीव तो करेगा, बट एसटीपी कन्वर्जन में वो हिस्सेदारी नहीं लेगा, क्योंकि वो ब्लॉक स्टेट में पड़ा हुआ है। बट ब्लॉक स्टेट में होने के बाद भी वो बीपीडीयू पैकेट को रिसीव करेगा। ब्लॉकिंग स्टेट के बाद हमारी दूसरी स्टेट आती है LISTENING, लिसनिंग स्टेट। इस स्टेट में जो स्विच होता है वो 15 सेकंड तक रहता है। जैसे ही हमने केबल यहाँ पे डाला, स्विच जो मेरा ब्लॉकिंग स्टेट पोर्ट में था, स्विच का जो पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में था, ब्लॉकिंग स्टेट से वो लिसनिंग स्टेट में आता है और लिसनिंग स्टेट में वो 15 सेकंड तक रहता है। इसी स्टेट में स्विच के अंदर रूट ब्रिज का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो स्टेट आती है वो आती है लर्निंग स्टेट। STAT। तो जैसे लिसनिंग स्टेट में हमारा स्विच 15 सेकंड तक था, सेम उसी तरह लर्निंग स्टेट में भी स्विच 15 सेकंड तक रहेगा। यहां भी स्विच 15 सेकंड का टाइम लेता है। क्या एक्टिविटी करने के लिए वो 15 सेकंड तक रहता है? रूट सॉरी स्विच पोर्ट रोल को असाइन कराने के लिए। स्विच यहाँ पे 15 सेकंड तक रहता है और यहीं पे स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं उनके रोल डिफाइन होते हैं। अब रोल और स्टेट ये दो चीजें हो गई, दोनों चीजों को समझेंगे। रोल का मतलब ये हो गया, सपोज एक पर्सन ए है, उस पर्सन ए को हमने कहा कि आप लोकेशन S1 से लोकेशन S2 पे मेरा कुछ मटेरियल शिफ्ट कर दो। तो हमने अभी जो उसको रोल दिया, उसको जो जेडी दिया, जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो उसको जो दिया, जो जॉब करने के लिए वो दिया, एक लॉजिस्टिक का एक जॉब दिया कि आप एक एज अ ट्रांसपोर्टर बन के कुछ अरेंजमेंट करके हमारा मटेरियल लोकेशन S1 से लोकेशन S2 शिफ्ट कर दीजिए। बस बट लोकेशन S1 से S2 मटेरियल शिफ्ट करने के लिए उस टाइम पे आपका स्टेट या आपकी कंडीशन क्या रहेगी? दैट वन इज कंडीशन। आप गुड कंडीशन में रहोगे, बैड कंडीशन में रहोगे, काम करते समय प्रॉब्लम होगी, जो भी है। जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रूट स्विच पोर्ट रोल और स्विच पोर्ट स्टेट में बेसिक से डिफरेंट क्या है, और आगे समझेंगे भी कि स्विच पोर्ट्स के जो रोल हैं वो क्या है। तो लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में स्विच को आने के लिए 15 सेकंड का टाइम लगता है और यहीं पे स्विच पोर्ट के रोल्स डिफाइन होते हैं। इसके बाद अगला स्टेट आता है फॉरवर्डिंग। FORWFOR फॉरवर्डिंग, WARDING, FO not R, no FORWARDING, राइट ठीक। फॉरवर्डिंग स्टेट पे स्विच क्या करता है, यहाँ पे मैक एड्रेस लर्न करता है, बीपीडीयू मैसेज को लर्न करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूजर का डेटा
ट्रांसमिट होना यहाँ से शुरू हो जाता है या फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है। यही एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे यूजर का डेटा या यूजर का ट्रैफिक ट्रांसफर होना, फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है। अगली स्टेट आती है DISABLED, डिसेबल्ड स्टेट। डिसेबल्ड स्टेट में क्या होता है कि जब जो आपका नेटवर्क इंजीनियर है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी भी स्विच के पोर्ट को यदि वो मैन्युअली शट डाउन कर देता है तो ये डिसेबल्ड स्टेट कहलाती है। इस स्टेट में जो स्विच होते हैं वो नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स या नेटवर्क मैनेजमेंट की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को तो वो लिसन करता है, सुनता है और रिसीव करता है, बट एसटीपी प्रोटोकॉल में किसी भी तरह की कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेता है कन्वर्जन के टाइम पे। ठीक है, अब हम लोगों ने यहीं पे एक बात की कि स्विच के पोर्ट रोल, ये पोर्ट रोल क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। स्विच पोर्ट रोल, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले स्विच ने आपस में बीपीडीयू एक्सचेंज किया, उसके बाद रूट ब्रिज बना, रूट ब्रिज बनते ही स्विच के जो रूट ब्रिज बनने में जो स्विच के आपस में कनेक्टेड पोर्ट्स रहते हैं वो इतने स्टेट से होके गुजरते हैं और इस टाइप की एक्टिविटी होती है सभी स्टेट में। इसके बाद स्विच के जो पोर्ट होते हैं उनके रोल क्या क्या सेलेक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो स्विच के जो पोर्ट होंगे, पोर्ट का जो रोल होगा वो पहला रोल होगा नंबर 1 पे रूट पोर्ट। सबसे पहला जो पोर्ट बनेगा वो बनेगा रूट पोर्ट। अब रूट पोर्ट बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि मैं सबसे पहले कंडीशन की बात करूं तो रूट पोर्ट, सपोज ये S1 स्विच और S2 स्विच दोनों आपस में कनेक्टेड है। S1 ऑलरेडी मेरा रूट ब्रिज बन चुका है, तो S2 जो स्विच है इस स्विच का कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, ये किस बेस में डिसाइड होता है। तो सबसे पहला जो डिसीजन होता है लोवेस्ट पाथ कॉस्ट के बेस पे होता है कि जिस पाथ की जो कॉस्ट है वो लोवेस्ट होगी उस हिसाब से होगा। दूसरा जो कंडीशन आती है वो आती है सेंडर ब्रिज आईडी के हिसाब से। सेंडर BRIDGE, ठीक है। रूट का लोवेस्ट पाथ कॉस्ट, पाथ का कॉस्ट क्या है उसकी बात अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं। फिर सेंडर ब्रिज आईडी की बात भी हम लोग पीछे कर चुके हैं। सेंडर ब्रिज आईडी इक्वल टू डिफॉल्ट प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस ऑफ सेंडर स्विच। तो 32768 इसका डिफॉल्ट वैल्यू हो गया और सेंडर स्विच जो स्विच सेंडर होगा उस स्विच का बेस मैक एड्रेस। ठीक है, इसके बाद अगली जो कंडीशन आती है ये होती है सी नंबर पे सेंडर पोर्ट आईडी। यदि लोवेस्ट पाथ कॉस्ट से मेरा सिलेक्शन रूट का हो जाता है तो ओके। इफ ये टाई हो जाता है किसी रीजन बस, यदि यहाँ पे हम देखें, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे, यदि टाई हो जाता है तो फिर सिनारियो में आता है सेंडर ब्रिज आईडी, और सेंडर ब्रिज आईडी भी यदि टाई हो जाता है तो फिर सिनारियो में आता है सेंडर पोर्ट आईडी। इन तीनों में से कोई ना कोई एक सिनारियो ऐसा होगा जो रूट पोर्ट की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा होगा और वो पोर्ट रूट पोर्ट कंसीडर हो जाएगा या रूट पोर्ट बन जाएगा। अगली जो इसकी स्टेट आती है वो अल्टरनेट BLOCK ब्लॉक या ALTERNATE अल्टरनेट पोर्ट या बैकअप पोर्ट भी इसको बोलते हैं। तो अल्टरनेट ब्लॉक, अल्टरनेट पोर्ट या बैकअप पोर्ट क्या होता है। सपोज यदि हम इसी टोपोलॉजी में बात करें तो मेरा ये रूट ब्रिज बन गया। रूट ब्रिज बनते ही
इसकी बात अपन आगे करेंगे अभी। ये सपोज रूट ब्रिज बन गया, तो इसके जो आगे के पोर्ट रहेंगे उनमें से एक पोर्ट मेरा रूट पोर्ट बन गया, तो दूसरा पोर्ट क्या होगा, बैकअप लिंक की तरह यूज होगा कि जब कभी मेरा ये डाउन होगा तो मेरा ट्रैफिक इससे जाने लगेगा। ठीक है, अगला जो स्टेट होता है थर्ड नंबर पे, एक्चुअली मुझे सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे पोर्ट का स्टेट बताना चाहिए और ये सेकंड नंबर पे बताना चाहिए DESIGNATED, डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे ही मेरा एक स्विच, यहाँ पे दो लिंक कनेक्टेड है, ये पोर्ट मेरा रूट पोर्ट बन गया, ये पोर्ट मेरा अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट बन गया, तो जो रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज के अंदर जो पोर्ट हैं, ये पोर्ट क्या बनेंगे, ये पोर्ट बनेंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब इसका एक अपन टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं और समझते हैं कि कैसे इन सभी चीजों का कैलकुलेशन हो रहा है। इसको समझने के लिए MS पेंट का एक और पेज, नया पेज अपन ओपन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो अपना थोड़ा सा टाइमली क्लोज हो सके। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को मैं को रिलेट कर रहा हूँ और एक एक चीज जो ऐसे चीजें बता रहा हूँ जो BPDU के अंदर की डिटेल्स है, ये सब डिटेल CCNP लेवल की नहीं है, बट मेरा कोशिश है कि मैं एक एक चीज को को रिलेट करके बताऊं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, चाहे वो CCNA की लेवल हो या CCNA के स्कोप में ना हो, तब भी मैं उसको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो प्रोबेबली CCN और CCNP लेवल तक की चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ी बहुत चीजें रह जाएंगी जो NP में आपको पढ़ना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं इसमें कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो एक टोपोलॉजी बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे मेरा रूट पोर्ट और रूट स्टेट इनका इलेक्शन हो रहा है। इनको भी आपस में मैं कनेक्ट कर देता हूँ, दो स्विच मैं यहाँ पे और लेता हूँ और इनको भी फटाफट मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल मैं लिख देता हूँ। अब समझ लीजिए, जस्ट कंसीडर कर लीजिए कि ये जो मेरा पहला स्विच है, ये मेरा रूट ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है। इसका जो मैक एड्रेस है वो है A और जो स्विच का नाम है वो है स्विच 1। ये है मेरा स्विच 2, ये है स्विच 3, ये है स्विच 4 और ये है स्विच 5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिटेल मैं और लिख दूं, यहाँ पे 100 Mbps का लिंक हो रहा है, यूज में आ रहा है, तो इसकी कॉस्ट ऑब्वियस है 19 होगी, सारे लिंक की कॉस्ट 19 होगी। मैं ऐसा, जैसा मैंने कहा कि स्विच 1 आप कंसीडर कर लो कि वो रूट ब्रिज बन गया। अब उसी चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि कैसे वो बन गया। बाकी स्विचेज की यदि हम मैक की बात करें तो इसकी यदि B है, इसका जो मैक है वो B है, इसका जो मैक है वो C है, इसका जो मैक है वो D है और इसका जो मैक है वो E है। सारी डिटेल हमने डाल दी। अब देखेंगे कि जैसे ही ये सारे स्विचेस एक दूसरे को BPDU पैकेट एक्सचेंज करना शुरू करेंगे, BPDU के साथ जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब जब BPDU पैकेट एक्सचेंज होते हैं तो ये सारे पोर्ट्स पहले ब्लॉकिंग स्टेट में होता है, फिर वो लिसनिंग स्टेट में आते हैं, फिर लर्निंग स्टेट में रहते हैं और फाइनली वो फॉरवर्डिंग स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ से यूजर का डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है या फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है। यदि यहाँ से यूजर कनेक्टेड है, यहाँ पे यूजर कनेक्टेड है, सपोज जहाँ भी यूजर कनेक्टेड है वहां से उनका ट्रैफिक फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है। दूसरा हमने बात की पोर्ट के रोल्स के बारे में, तो उनको समझते हैं कि ये कैसे डिसाइड होते हैं। होता क्या है, हमने सबसे पहले बताया कि रूट पोर्ट बनने की जो कंडीशन है वो मीट करनी चाहिए कि सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस होना चाहिए, या सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस यदि मैच नहीं करता तो फिर दूसरी कंडीशन आती है सेंडर ब्रिज आईडी के बिहाफ में करते हैं, या सेंडर ब्रिज आईडी भी यदि हमारी मैच हो जाती है या टाई हो जाती है तो फिर वहां पे सेंडर पोर्ट आईडी को हम सिनारियो में लेके आते हैं या सेंडर पोर्ट आईडी कैलकुलेट होती है। रूट पोर्ट को, रूट का जो पोर्ट स्टेट
रूट का सॉरी जो स्विच का जो पोर्ट है उसके रोल को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे होगा क्या, एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि वो स्विच जो रूट ब्रिज बनता है, ऐसा स्विच जो रूट ब्रिज बना, जैसे ही वो स्विच रूट ब्रिज बना उसके सारे पोर्ट डिफॉल्ट में डेजिग्नेटेड पोर्ट डीपी पोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डीपी बन गया, ये बन गया डीपी। सीधा सा फंडा आप ये समझ के चलिए, अब डेजिग्नेटेड पोर्ट जैसे ही ये बना तो रूट ब्रिज के रूट ब्रिज तक आने के लिए, अब यहाँ पे यदि हम S2 और S3 की बात करें कि इन पे तीन तीन कनेक्शंस लगे हुए हैं, तो इनका कौन सा कनेक्शन, कौन सा अपलिंक पोर्ट रूट ब्रिज बनेगा, कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, कौन सा ब्लॉक स्टेट पर रहेगा। तो होगा क्या, दो चीजें समझिएगा। सबसे लोवेस्ट कॉस्ट यदि S2 की हम बात करें कि रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए सबसे कम कॉस्ट उसको इस पाथ के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि इस पाथ की कॉस्ट 19 है। यदि यहाँ से हो जाता है तो 19 + 19 होगा, यहाँ से जाएगा तो बहुत ज्यादा 19 19 19 19 ऐड होगा, फिर यहाँ तक पहुंचेगा। तो सबसे कम यहाँ पे उसका कॉस्ट होने की वजह से वो इस पोर्ट को रूट पोर्ट कंसीडर कर लेगा या रूट पोर्ट बन जाएगा। तो मैं रूट पोर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट पोर्ट, ये बन गया मेरा रूट पोर्ट। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ भी होगी, तो ये पोर्ट भी मेरा रूट पोर्ट बन जाएगा। अब इसमें जो दो पोर्ट और लगे हुए हैं इनका क्या होगा, तो इसका एक पोर्ट सपोज यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पैनिंग ट्री अपने आप कैलकुलेट करके, सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी स्विच के अंदर एक ही पोर्ट ऐसा होगा कि रूट पोर्ट होगा, बाकी मल्टीपल डिजिग्नेटेड पोर्ट, मल्टीपल अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट एक स्विच के अंदर हो सकते हैं, इसको याद रखिएगा। तो एक रूट पोर्ट बन चुका है तो दूसरा रूट पोर्ट इस स्विच के अंदर अब सेलेक्ट नहीं होगा। तो सपोज इसको स्विच ने डेजिग्नेटेड पोर्ट बोल दिया और इसको भी डेजिग्नेटेड पोर्ट बना दिया। अब S4 के ऊपर आते हैं, S4 के रूट पोर्ट कौन सा होगा, तो इसके ऊपर भी देखते हैं कि जो मिनिमम कॉस्ट आती है वो कहाँ से आएगी, तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ से और यहाँ से आएगी 19 + 19। दूसरा पाथ इसका, इसके पास है 19 + 19 + 19, अगला पाथ है 19 19 19। तो इससे और इससे लगभग उसके पास जो कॉस्ट है वो सेम आ रही है, बट यहाँ से कॉस्ट उसको लोवेस्ट मिल रही है। तो वो क्या करेगा, इस पोर्ट को बना देगा रूट पोर्ट, इस पोर्ट को बना देगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, अब S3 पे आते हैं तो सेम चीज यहाँ भी होगी, इस पोर्ट को बना देगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। अब ये पोर्ट का क्या होगा, इस पोर्ट को भी क्या स्विच डेजिग्नेटेड पोर्ट कंसीडर करेगा, नहीं, ये पोर्ट जो होगा ये ब्लॉक स्टेट पे जाएगा। ऐसा क्यों, समझ लीजिए थोड़ा सा। इन केस यदि एक टर्म और बता देता हूं कि जो भी रूट पोर्ट होता है वो रूट पोर्ट हमेशा बीपीडीयू पैकेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि, जस्ट मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा, मेरा लैपटॉप पावर ऑफ होने वाला है, एक पॉज। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, एक पहला टर्म जिसको हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि वन स्विच कैन हैव ओनली वन रूट पोर्ट। एक स्विच केवल एक ही रूट पोर्ट रख सकता है, दूसरा नहीं रख सकता है। अगला जो सिनारियो मैंने बताया, एक तो हमने बताया कि जब रूट पोर्ट किसी स्विच के अंदर एक सिंगल रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया तो दूसरा रूट पोर्ट नहीं बनेगा, बाकी डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग स्टेट के जो पोर्ट्स हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे थे स्विच 3 के ऊपर जाके, तो स्विच 3 पे हम लोग बात कर रहे थे कि इस पोर्ट का क्या होगा, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा या रूट पोर्ट बनेगा। तो दूसरी एक टर्म मैं बता रहा था आपको कि जो रूट पोर्ट होता है, रूट पोर्ट हमेशा बीपीडीयू को, CIEVE, हमेशा बीपीडीयू को रिसीव करता है, और जो डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट जो होता है ये बीपीडीयू को सेंड करता है।
इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ये रूट पोर्ट बन चुका है, ये BPDU पैकेट S1 से एक्सेप्ट करता रहेगा, और ये दोनों पोर्ट जो हैं, ये दोनों BPDU पैकेट को सेंड करते रहेंगे बाकी स्विचेज के पास, कनेक्टिविटी वगैरह को चेक करने के लिए और पोर्ट के स्टेट और रोल्स वगैरह को चेक करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, यदि इस पोर्ट को यदि डेजिग्नेटेड पोर्ट बोल दें तो ये होगा क्या, कि जो मेरा BPDU पैकेट यहाँ से यहाँ आएगा, वो BPDU जो यूजर का, सॉरी, BPDU पैकेट तो ब्लॉक स्टेट पे भी एक्सचेंज होते हैं, ब्लॉक स्टेट में भी वो उसको रिसीव करता है BPDU पैकेट का। यूजर का जो ट्रैफिक आएगा वो S1 से S3 में आएगा, उसके बाद S3 से S2 पे जाएगा, फिर S2 से S1 पे चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का लूप क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये मेरा यदि ब्लॉक स्टेट पे नहीं रहा, तो यही तो STP का काम है कि वो लूप फ्री टोपोलॉजी क्रिएट करके हमें देता है। तो वो क्या करेगा कि इस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा ताकि मेरा यूजर का ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आए और इसके बाद बाकी जगह पे वो जा सकता है, बट इस लिंक के ऊपर से यूजर का ट्रैफिक पास होके नहीं जाएगा जब तक कि इन दोनों में से कोई एक लिंक मेरी डाउन नहीं हो जाती। तो फिर वो आपस से STP का पैकेट एक्सचेंज होगा, हेलो पैकेट BPDU का एक्सचेंज होगा, फिर से सिलेक्शन होगा, वो सारी आगे की प्रोसेस होती जाएगी। इसी तरह हम यदि बात करें इस पोर्ट के बारे में, इसको सपोज इसने DP बना दिया, इसको भी यहाँ पे कंसिडर हो गया। अब यदि इसकी बात करें तो ये कौन सा इसका पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, तो यहाँ पे कॉस्ट 19 + 19 ये आती है। दूसरा इसके पास पाथ है यहाँ पे 19 19 19 यहाँ चला जाए, या तो अगला पाथ इसके पास 19 + 19, फिर यहाँ इसने ये 19 और यहाँ आ जाए। तो इस तरह से सबसे लोवेस्ट पाथ जो है, लोवेस्ट पाथ की कॉस्ट है वो इसकी 19 + 19 ये वाली है। तो ये सीधा सा इस पोर्ट को क्या करेगा कि रूट पोर्ट बनाएगा, ठीक है, और इस पोर्ट को वापस से वो ब्लॉक स्टेट पे डाल देगा। तो ये आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ टर्म समझाने के लिए मैंने ये बताया था कि जब रूट पोर्ट का सिलेक्शन होता है, कोई भी रूट ब्रिज जैसे स्विच बन जाता है, उसके सारे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी उसके ऊपर अपलिंक पोर्ट होंगे, वो सारे के सारे अपलिंक पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट होंगे, वो रूट पोर्ट होंगे। सीधा सा कैलकुलेशन है ऐसा आपको समझने के लिए। उसके बाद जो डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग स्टेट के पोर्ट है, वो स्विच अपने आप उनको कैलकुलेट करके डाल देता है, उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस दो चीजें आप याद रखिए कि रूट ब्रिज का पोर्ट की कंडीशन क्या रहती है और उसके साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड पोर्ट्स होते हैं उनका स्टेट क्या रहता है, ठीक है। तो ये मेरी पहली टोपोलॉजी होगी जिसमें हमने बात की कि कैसे मेरा रूट पोर्ट का सिलेक्शन हो रहा है। एक और फटाफट एक टोपोलॉजी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने पहले टर्म्स की बात की थी आगे कि इन केस यदि मेरा रूट पाथ कॉस्ट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस केस में सेंडर ब्रिज आईडी और बाकी सेंडर का ब्रिज आईडी या सेंडर पोर्ट आईडी कैलकुलेशन में यूज होती है। यहाँ पे होगा क्या, मान लिया हमने इस स्विच को कि ये रूट ब्रिज बन गया, ये मेरा स्विच है जो रूट ब्रिज सेलेक्ट हो गया, ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, स्विच S3 है और ये स्विच S4 है। तो ये S1 S2 S3 S4 ये सारे स्विचेज हैं। रूट ब्रिज 1 पहला ऑलरेडी मेरा S1 बन चुका है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट होगी, ये सारे लिंक्स मेरे 100 Mbps के हैं, तो मैं यहाँ पे 19 की कॉस्ट को कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये यदि मेरा रूट ब्रिज बन गया है, तो रूट ब्रिज बनते ही ये अपने सारे पोर्ट्स को DP पोर्ट बनाएगा, सामने वाले पोर्ट्स को ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, अल्टरनेट ब्लॉक, ये सारी चीजें कर लेगा। S2 भी ऐसे ही करेगा, ये सामने वाला पोर्ट डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसको रूट पोर्ट बना दे, इसको रूट पोर्ट बनाएगा, इसको डेजिग्नेटेड बना देगा, ये भी ऐसे करेगा, इसको रूट पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट। S4 के साथ क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, अब S4 इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाए या इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाए, क्योंकि इसके पास कॉस्ट 19 + 19 इधर से भी आ रही है, 19 + 19 इधर से भी आ रही है। तो अब वो क्या करेगा कि मैक एड्रेस को देखेगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस क्या है और उसका खुद का मैक एड्रेस क्या है। सॉरी, इसको D करते हैं और इसको C करते हैं, ये B नहीं है, उसको B को कर देते हैं इरेज, कुछ ऐसे समझते हैं। तो होगा क्या कि ये कॉस्ट के साथ देखेगा कि इस तरफ से यदि मैं जाता हूँ तो मुझे जो मैक एड्रेस पड़ती है वो लोवेस्ट मैक एड्रेस है B, और इधर से मैं जाता हूँ तो मैक एड्रेस C है, तो वो सीधा सा क्या करेगा, इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना देगा।
तो इस तरह ये दो सिनारियों में हमने समझा कि कैसे स्विच के अंदर रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, अल्टरनेट ब्लॉक पोर्ट्स का इलेक्शन होता है और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं, जैसे हमने बात की कि सिस्को का स्विच डिफॉल्ट में एक प्रोटोकॉल एसटीपी का इनेबल करा के स्विचेस के अंदर देता है। तो एसटीपी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, ठीक है, अब उसको हम लोग समझते हैं। तो उसको समझने के लिए एक और मैं पेंट पे जाता हूं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो एसटीपी का जो प्रोटोकॉल है, सिस्को का स्विच अभी लेटेस्ट iOS के अंदर जो आपको इनेबल करके दे रहा है, वो दे रहा है PVST। PVST स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का ही एक टाइप है, जिसको वो एसटीपी के कई टाइप है। मैं आगे आगे हम लोग बात करेंगे PVST प्लस MST। तो PVST प्लस और MST ये CCNA में बिल्कुल भी नहीं है। इवन यहाँ पे PVST के बारे में ही बेसिक डिटेल है, बट इसको हम लोग एडवांस लेवल तक में सीखेंगे, देखेंगे, इनका कन्वर्जन कैलकुलेशन सारी चीजें चेक करेंगे और उसको लैब में भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो PVST को समझने के लिए पहले PVST को समझते हैं कि PVST है क्या। PVST का जो फुल फॉर्म होता है, ये पर VLAN प्रोटोकॉल है। P को यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, पर VLAN प्रोटोकॉल, PVST का ये फुल फॉर्म हो गया। अब PVST होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो PVST एक CISCO सिस्को का प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसका IEEE स्टैंडर्ड 8021D है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसको समझने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक कंपैरिजन करते हैं सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल और नॉन सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल के बीच में एक कंपैरिजन करते हैं। तो वहां पे हमें क्लियर होगा कि पीवीएसटी कैसे हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और वहां पे जो जो पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उनके बारे में एक बार हम डिटेल से बात कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पीवीएसटी हमें जरूरत क्यों है, पीवीएसटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले पहले के डिवाइसेस में एसटीपी प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल होके आता था। एसटीपी का ही एक टाइप है पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका मैंने फुल फॉर्म पूरा नहीं लिखा क्या, पर वीलैन, आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें स्पैनिंग ट्री, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया। अब इसको समझने के लिए कि हमें पीवीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, एक कंपैरिजन करते हैं सिस्को एंड नॉन सिस्को एसटीपी प्रोटोकॉल्स का। तो एक तरफ नॉन सिस्को प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं CST, ठीक है। तो पहले हम CST के बारे में सारी डिटेल बात कर लेते हैं, फिर PVST के बारे में डिटेल टाइप राइट करेंगे यहाँ पे, तो फटाफट क्लियर होता चलेगा। CST का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, COMMON, तो ये होता है कॉमन SPANNING स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और एक तरफ हम बात करेंगे PVST की, जिसका फुल फॉर्म होता है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो CST और इन दोनों को समझते हैं कि होते क्या है। CST क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मींस सिस्को या नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर, सॉरी, नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर CST प्रोटोकॉल, CST स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का यूज होता है। और जो PVST है, ये सिस्को प्रोप्रिएटरी प्रोटोकॉल है,
दूसरा हम बात करें, ये क्या करता है, CRE क्रिएट सिंगल रूट ब्रिज, BRIDGE सिंगल रूट ब्रिज इन टोपोलॉजी। और ये क्या करता है, इसकी यह कैपेसिटी क्या होती है, या ये क्या करता है, दोनों चीजें कह सकते हैं। ये सिंगल नहीं, ये मल्टीपल, MULTIPLE, ये मल्टीपल रूट ब्रिज क्रिएट कर सकता है टोपोलॉजी के अंदर। इन सब पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करके देखेंगे, लैब में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। और STP प्रोटोकॉल को रियल डिवाइसेस के अंदर भी मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ठीक है, उनकी स्टेट्स और ये सारी चीजें कैसे चेंज होती हैं, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ठीक है, अब उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। फिर ये हमें रिडंडेंसी भी देता है नेटवर्क के अंदर। रिडंडेंसी का कैसा सीधा सा मतलब, रिडंडेंसी का मतलब ये है कि जब दो स्विचेस के बीच में दो लिंक्स कनेक्टेड हो, एक लिंक मेरा डाउन हो जाए तो दूसरे लिंक से मेरा सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड होता रहे, दैट वन इज रिडंडेंसी। ये क्या करता है, रिडंडेंसी तो आपको देता है, प्लस जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है लोड बैलेंसिंग। पीवीएसटी हमें रिडंडेंसी तो देता ही है, जब पीवीएसटी हम यूज करेंगे और दो स्विचेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, सपोज दोनों स्विचेस के बीच में दो अपलिंक कनेक्टेड है, एक अपलिंक से पीवीएसटी की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि एक अपलिंक से मैं VLAN 10 की इंफॉर्मेशन पास करा सकता हूँ, दूसरे अपलिंक से VLAN 20 की। मींस दोनों अपलिंक को मैं एट अ टाइम यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक मेरा ब्लॉक स्टेट पे पड़ा है और एक को मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों अपलिंक्स को मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ। एक अपलिंक से मेरा VLAN 10 की इन्फॉर्मेशन जा रही है, दूसरे अपलिंक से मेरी VLAN 20 की इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आई होप। आप टोपोलॉजी में ज़्यादा उतना बनाऊंगा नहीं इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा टर्म्स है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे दो VLAN है, VLAN 10 एंड 20, तो होगा क्या, इस पोर्ट से मैं VLAN 10 की इंफॉर्मेशन भेज सकता हूँ और इस पोर्ट से मैं VLAN 20 की इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता हूँ, बट कब ये मुझे क्या मिल रही है, लोड बैलेंसिंग मिल रही है। और रिडंडेंसी कैसे, जैसे ही मेरा सपोज ये अपलिंक मेरा ब्रेक हो जाता है, एक ये मेरा अपलिंक ब्रेक हो गया, तो होगा क्या कि VLAN 20 की इंफॉर्मेशन भी VLAN 10 के साथ इसी ऊपर वाली अपलिंक से पास होने लगेगी, दैट वन इज रिडंडेंसी। तो लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंसी दोनों चीजें हमको मिलती हैं पीवीएसटी के अंदर। अगली बात हम करें इसके ऊपर, तो जो इसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.1Q है, और इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका जो स्टैंडर्ड है IEEE 802.1D है। फिफ्थ नंबर पे यदि हम बात करें, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो कन्वर्जन टाइम है, CONVERSION कन्वर्जन टाइम इसका 30 सेकंड है। पीवीएसटी का जो कन्वर्जन टाइम है वो 50 सेकंड है। अब ये कैसे 30 सेकंड है 50 सेकंड है, दोनों की हम बात करेंगे आगे। 6 नंबर पे, जब ये BPDU पैकेट एक्सचेंज कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या करता है, इसको ऐसा लिख दें कि इट विल नॉट सेंड VLAN
information with BPDU MESSAGE। ये BPDU पैकेट के साथ VLAN की किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है और ये शेयर करता है, तो इट विल सेंड हमको बोलना पड़ेगा कि नॉट को यहाँ से हटाते हैं और बोलते हैं इट विल सेंड। ठीक है, तो इट विल सेंड VLAN इंफॉर्मेशन विद BPDU मैसेज। अब यहाँ पे सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, बट एक दो चीजें हो सकता है कि समझ में ना आई हो। जो 5th नंबर में हमने बात किया कि इसका कन्वर्जन टाइम 30 सेकंड है, इसका कन्वर्जन टाइम 50 सेकंड है, और ये BPDU पैकेट के साथ VLAN की इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, और ये BPDU पैकेट के साथ VLAN की इंफॉर्मेशन ये करता है और ये नहीं करता है। इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं, एक टोपोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं और वहां से समझते हैं कि कैसे कन्वर्जन टाइम 30 सेकंड और 50 सेकंड कैलकुलेट हो रहे हैं। ये समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जो BPDU का कहाँ पे समझ लें इसको, थोड़ी सी इसमें ज्यादा चीजें आएंगी, तो आई होप इसको यहाँ पे अलग से समझ लेते हैं। यदि इस चीज को हम समझे, पॉइंट नंबर 5th और 6 दोनों को एक साथ हम कंसीडर कर लेंगे, एक साथ दोनों को डिस्कस कर लेंगे एक ही टोपोलॉजी के अंदर, बट जो कन्वर्जन टाइम के लिए, बट हमें जो 6 नंबर का पॉइंट मिला है कि VLAN की जो इंफॉर्मेशन होती है वो अटैच होके जाती है BPDU के साथ। तो ये कैसे होता है? अब BPDU में हम लोगों ने देखा है कि BPDU में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। पहले तो रहती है प्रियोरिटी प्लस बेस मैक ऑफ रूट स्विच। BPDU के अंदर दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं प्रियोरिटी प्लस बेस मैक ऑफ रूट स्विच। तो ये जो VLAN की इंफॉर्मेशन BPDU ऐड करता है, ये कहाँ पे करता है? प्रियोरिटी के अंदर, जो प्रियोरिटी का नंबर होता है 32768, इसी के साथ वो VLAN की इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। अब वो ऐड यहाँ पे कैसे होती है, लॉजिकली ये समझते हैं, इसके बाद लैब में भी हम चेक करेंगे कि वो कैसे ऐड हो रहा है, वहां पे देखेंगे और चेक करेंगे। तो प्रियोरिटी का जो बिट होता है, जो बाइट होता है, टोटल 2 बाइट का ये नंबर होता है, जिसको मैं बिट्स में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएंगी 16 बिट। अब 16 बिट को यदि थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि 16 की पावर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पावर की वैल्यू यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। 16 की पावर 2 करिए आप, तो टोटल जो वैल्यू आएगी 65,536 आएगी। कैसे, इसको करके देखते हैं। कैलकुलेटर पे आते हैं, कैलकुलेटर पे आके 2 की पावर 16 करिए, इक्वलिटी चेक करिए, 65,536, ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई इसकी। ये 2 बाइट की टोटल वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, एक टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा, कैसे? जैसे हमने PVST में बोला कि ये पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। मतलब इसका मीनिंग ये हो गया कि सपोज आपके स्विच के अंदर 2 VLAN एग्जिस्ट कर रहे हैं, VLAN 10 और VLAN 20। तो VLAN 10 के लिए आप अलग रूट ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं, VLAN 2 के लिए अलग रूट ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रूट ब्रिज क्रिएट कैसे होता है, रूट ब्रिज इलेक्ट कैसे होता है? उसके अंदर प्रियोरिटी और मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। जो लोवेस्ट मैक एड्रेस और लोवेस्ट प्रियोरिटी होता है वो रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाता है। बट यदि हमें मैनुअली बनाना हुआ रूट ब्रिज किसी को, तो क्या करना पड़ेगा? जो उसका डिफॉल्ट प्रायोरिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो स्विच के अंदर मिलती है हमें 32768, ये जो मिलती है डिफॉल्ट प्रायोरिटी, DEFAULT डिफॉल्ट
प्रियोरिटी जो मिलती है इसको चेंज कैसे किया जाता है। इसको चेंज करने के एक फॉर्मूला होता है कि प्रियोरिटी विल MULTI मल्टीपल ऑफ 4096। अब एक्चुअली है क्या, जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है 32768 ये काफी बड़ी वैल्यू है, बट जो यहाँ पे प्रायोरिटी को दिया हुआ है 2 बाइट का खाली बता रहा है हमें कि 2 बाइट का प्रायोरिटी होता है, तो 2 बाइट का कन्वर्जन या कैलकुलेशन हम 32768 तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक सिस्को ने टर्म्स दिया कि जब भी आप प्रायोरिटी चेंज करोगे तो 4096 के मल्टीप्लाई में करोगे। कैसे, इसको समझाने के लिए मैं वापस कैलकुलेटर में आता हूँ और एक चीज आपको बताता हूँ कि जब आप 4096 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार आप मैक्सिमम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है 2 की पावर 16 इस वैल्यू को क्रॉस करके आगे ना जाए, तो मैक्सिमम आएगा 16 टाइम। आप करके देखिएगा 65,536 यहाँ पे आ रहा है। यदि 4096 को यहाँ पे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे मैं यदि नंबर को बढ़ाता चला जाऊं और यहाँ पे 8 के साथ, फिर इसके बाद लास्ट में आएगा 15। 16 में क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर मेरे से मिस हो रहा है जो है कि 0। अब यहाँ पे यदि 0 के साथ 4096 का मल्टीप्लाई आएगा तो आपको पता है कि वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी भी वैल्यू के साथ 0 का मल्टीप्लाई हो गया, बड़ा बेसिक सा मैथ का रूल है। देन यदि 4096 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 4096 आ जाएगी। इसके बाद यदि 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 4096, तो ये कैलकुलेशन वगैरह सब आप करके देखिएगा कि किसका कितना वैल्यू आएगा। और जब आप 8 टाइम इसका कैलकुलेशन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं 4096 का, तो इसकी वैल्यू आपके डिफॉल्ट वैल्यू को मीट कर जाती है 768। इसको करके भी देख लेते हैं। 4096 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे और इक्वल टू करेंगे तो 32768 मीन्स जब आप डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करेंगे तो प्रायोरिटी को आप कम करेंगे तो जो स्विच होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। तो जब आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करेंगे तो 4096 के मल्टीप्लाई में करेंगे, मींस सबसे पहला नंबर 4096 आप रख सकते हैं, उससे कम नहीं। दूसरा नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगी। तीसरा नंबर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। तो यदि उसको रूट ब्रिज बनाना चाह रहे हैं तो उसका नंबर आपको 32768 से छोटा रखना पड़ेगा। और यदि आप बने हुए रूट ब्रिज को हटाना चाह रहे हैं कि रूट ब्रिज ना बने तो इससे बड़ा नंबर आप रख दीजिए, तो वो जो रूट ब्रिज बना हुआ है वो रूट ब्रिज हट जाएगा, किसी दूसरे स्विच को रूट ब्रिज बनने देगा। ठीक है, तो ये एक टर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वीलैन के इंफॉर्मेशन बीपीडीयू के अंदर ऐड होके जाती है वो प्रायोरिटी के साथ ऐड होके जाती है। इसको हम लोग आगे देखेंगे भी प्रैक्टिकल के अंदर। दूसरा जो हमारा कन्वर्जन टाइम के बारे में हम लोगों ने बात की कि कन्वर्जन टाइम सीएसटी के अंदर 30 सेकंड होता है और पीवीएसटी के अंदर 20 सेकंड होता है। इसको समझने के लिए वापस से मैं एक पेज पे आता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक एक टर्म्स को मैं को रिलेट करके बता रहा हूँ कि कौन सा, क्योंकि होता क्या है देखिए, एक्चुअली एक प्रॉब्लम आई, कोई भी चीज हमें इजीली कैसे लर्न होती है। एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए ये सोल्यूशन आया, फिर उस सोल्यूशन में कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए अगला सोल्यूशन आया। तो इस टाइप से आप किसी भी चीज को कभी भी उसको ट्राई करेंगे मकडअप करने के लिए या माइंड पे उसको याद रखने के लिए, तो आपको इजीली वो चीज लर्न हो जाएगी। इसी तरह मैं एक एक चीज को कोरिलेट कर रहा हूँ कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ऐसा हुआ, तो सारी चीजें आपके इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि कन्वर्जन टाइम कैसे पता चला कि इसका 30 सेकंड है और इसका 50 सेकंड है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं टोपोलॉजी चेंज का, और यहीं पे हम सारी बातें कर लेंगे। टोपोलॉजी चेंज का एक पहला एग्जांपल लेते हैं। अब टोपोलॉजी चेंज होती कितने टाइप की है? टोपोलॉजी चेंज बेसिकली 2 टाइप की होती है।
जब नेटवर्क में कोई भी टोपोलॉजी चेंज होती है तो वो दो टाइप से चेंज होती है। कैसे? एक तो होता है डायरेक्ट चेंज बोलते हैं, और दूसरे चेंज को बोलते हैं इन डायरेक्ट चेंज। तो पहले डायरेक्ट चेंज के लिए एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं और उसको समझते हैं। सपोज मेरा एक स्विच ये हो गया, दूसरा स्विच मेरा ये हो गया, और तीसरा स्विच मेरा ये हो गया। ये सारे स्विचेज आपस में कनेक्टेड हैं। एक स्विच को ऐसे कनेक्ट किया, दूसरे स्विच को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरे स्विच को यहाँ से कनेक्ट किया। ठीक है, अब होगा क्या, आप कंसीडर करके चलें कि आपका जो ये स्विच है, ये रूट ब्रिज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। इसका जो स्विच का नाम है S1 है, और ये S2 है, और ये S3 है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये रूट ब्रिज बनेगा, आपको पता होना चाहिए, या हम लोग अभी इतनी सारी बातें कर चुके हैं कि ये डेजिग्नेटेड पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पोर्ट इसका डेजिग्नेटेड पोर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके सामने वाला जो डायरेक्ट कनेक्टेड पोर्ट है वो रूट ब्रिज बन जाएगा। नो, रूट पोर्ट, नॉट रूट ब्रिज, रूट पोर्ट बन जाएगा। इधर भी ये रूट पोर्ट बन जाएगा। अब एक पोर्ट हो सकता है इसका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाए, और दूसरा ये इसका जो पोर्ट है ये ब्लॉक कंडीशन पे रहे। इस टाइप से कुछ एसटीपी इसका कन्वर्जन, सॉरी, इसको बताने के लिए मुझे ये ब्लॉक पोर्ट इधर रहेगा और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा। तो डायरेक्ट चेंज का मतलब क्या होता है, जब भी यहाँ पे हम समझें कि इस टोपोलॉजी में इन केस मेरा एक ये अपलिंक था, ये मेरा अपलिंक एक यहाँ से किसी रीजन बस बंद हो गया। अब होगा क्या, जैसे ही मेरा रूट पोर्ट यहाँ से ब्रेक हुआ तो इस स्विच को बीपीडीयू के पैकेट रिसीव होना बंद हो गए, क्योंकि ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं कि रूट पोर्ट से बीपीडीयू के पैकेट रिसीव होते हैं, जिससे उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे नेटवर्क में एक सुपीरियर बीपीडीयू पैकेट वाला एक कोई स्विच अवेलेबल है जो मेरे लिए रूट ब्रिज का काम कर रहा है, जो जिसके बिहाफ पे मैं अपने पोर्ट्स को रूट पोर्ट और ब्लॉक या अल्टरनेट पोर्ट या अल्टरनेट ब्लॉक या डेजिग्नेटेड पोर्ट डिसाइड कर सकता हूँ। बट जैसे ही मेरा रूट पोर्ट डिसेबल कट हो गया या बंद हो गया, तो हुआ क्या कि जो इसका ब्लॉक पोर्ट है, ये ब्लॉक पोर्ट क्या करेगा, तुरंत अपने सामने वाले जो डेजिग्नेटेड पोर्ट से बीपीडीयू तो ऑलरेडी लर्न कर ही रहा था, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक स्टेट में होने के बाद भी बीपीडीयू के पैकेट को ये लर्न करता रहता है। तो तुरंत ये एक बीपीडीयू पैकेट जो दूसरे अपने डेजिग्नेटेड पोर्ट से लर्न किया था, तो ऑलरेडी ये ब्लॉक स्टेट में होने की वजह से सीधे ये लर्निंग स्टेज में आएगा, और उसके बाद ये पहला ब्लॉक पोर्ट में ऑलरेडी था, ये यहाँ से ये लिसनिंग स्टेट में आएगा। LS कर देते हैं लिसनिंग, और LR कर देते हैं लर्निंग। तो लिसनिंग और लर्निंग दोनों का जो कन्वर्जन टाइम है वो 15 सेकंड और 15 सेकंड है, दोनों को मिलाएंगे तो 30 सेकंड हो गया। अब दूसरी इनडायरेक्ट टोपोलॉजी की यदि मैं चेंज होने की बात करूं, तो इसके लिए भी एक सेम ऐसे ही टोपोलॉजी हम लोग क्रिएट करते हैं। ये एक टोपोलॉजी के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए, ये दूसरा स्विच है और ये तीसरा स्विच है। ये सारे स्विचेज आपस में कुछ यूं कनेक्ट हैं, जैसा सेम हम लोगों ने बात किया पहले वाले टोपोलॉजी में। यहाँ भी सारा सिनारियो वैसे ही आएगा, फटाफट लिख देता हूं मैं। ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2 हो गया, ये मेरा S3 हो गया। ठीक है, अब ये स्विच मेरा रूट ब्रिज ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है, तो ये मेरा पोर्ट जो होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। ये पोर्ट जो मेरा होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। ये पोर्ट जो सामने डायरेक्टली कनेक्टेड है ये रूट पोर्ट बन जाएगा, और ये पोर्ट भी मेरा रूट पोर्ट कंसीडर हो जाएगा। इसके बाद ये इस पोर्ट को इस बार मैं बोलता हूँ डेजिग्नेटेड पोर्ट ये है, और ब्लॉकिंग पोर्ट ये है। होगा क्या, अब यदि मेरे करंट टोपोलॉजी की मैं बात करूं, और मेरे इस टोपोलॉजी में यहाँ पे ये लिंक ब्रेक हुआ था, अब इस टोपोलॉजी में इन केस मैं बोलता हूँ
कि वापस से मेरा सेम लिंक ब्रेक हो गया, ये लिंक मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो होगा क्या, अब होगा क्या यहाँ पे, एक चीज समझिएगा कि कैसे इसका कन्वर्जन टाइम 50 सेकंड बढ़ा। जैसे ही इसका रूट पोर्ट यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ तो इसको बीपीडीयू पैकेट रिसीव होना बंद हो गए। इसके पास एक डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा बीपीडीयू का पैकेट जो होता है वो फॉरवर्ड करता है, तो वो बीपीडीयू का पैकेट ब्लॉक पोर्ट की तरफ जाएगा। ब्लॉक पोर्ट देखेगा कि हाँ ये ब्लॉक स्टेट पे होने के बाद भी यूजर का ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करता, बट बीपीडीयू पैकेट की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो ये बीपीडीयू पैकेट को यहाँ से रिसीव ना करके उसको डिक्लाइन कर देगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्विच 3 के पास ऑलरेडी एक सुपीरियर बीपीडीयू मींस जो S1 रोड ब्रिज बना हुआ है, इसका जो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस होगा वो सुपीरियर बीपीडीयू होगा। तो सुपीरियर बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक बफर हमने बताया था जिसका मैक्सिमम एज 20 सेकंड होता है, तो बफर के अंदर ऑलरेडी एक सुपीरियर बीपीडीयू की पैकेट की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। यहाँ पे एक बफर मेमोरी होगी जिसका एजिंग टाइम जो होता है, एजिंग टाइम जो होता है वो 20 सेकंड होता है। अब जब तक ये 20 सेकंड यहाँ से ये डीपी पोर्ट जो होगा अपना बीपीडीयू पैकेट इसको देता रहेगा, बट 20 सेकंड तक ये उसको डिक्लाइन करता रहेगा, क्योंकि जब तक एग्जिस्टिंग जो बीपीडीयू के अंदर एग्जिस्टिंग सॉरी जो बफर के अंदर एग्जिस्टिंग बीपीडीयू पैकेट है, जब तक उसका एजिंग टाइम खत्म नहीं होगा। जैसे ही एजिंग टाइम खत्म हुआ तो वो उस बफर के अंदर से वो बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन फ्लश हो जाएगी और इस तरफ से जो बीपीडीयू सेंड हो रहा है S2 की तरफ से उसको वो लिसन करेगा। लिसन करने के बाद देखेगा और उसको बताएगा कि आपका जो ये बीपीडीयू का जो पैकेट है ये तो इंफीरियर है, सुपीरियर ऑलरेडी हमको यहाँ S1 से लर्न हो रहा है। तब ये डीपी पोर्ट के अंदर क्या होगा, तुरंत ये जो ब्लॉक पोर्ट होगा, ये ब्लॉक पोर्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लॉक पोर्ट हुआ था कि इसको एक सुपीरियर बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं पहुंच रही यहाँ से, तो ये ब्लॉक पोर्ट से इधर बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन सुपीरियर बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन को पास करेगा, बट ब्लॉकिंग स्टेज से इसको लर्निंग पे आना पड़ेगा। और लर्निंग के बाद क्योंकि अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन ये फ्लो कर नहीं रहा था क्योंकि ब्लॉक था, खाली लर्न कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन होगी लर्न ब्लॉक से लिसनिंग और लर्निंग पे आने के लिए 15 सेकंड पे 15 सेकंड करके इसका 30 सेकंड यहाँ पे टाइम जा रहा है। तो ये 20 सेकंड और ये 30 सेकंड दोनों के यदि आप मिलाओगे तो 50 सेकंड हो जाता है इसका कन्वर्जन टाइम। अब यदि आप रियल इंडस्ट्री या रियल इन्वायरमेंट की बात करिए जहां पे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आपके कुछ ऐसे नेटवर्क में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है और आपका कोई भी एक एसटीपी में नेटवर्क ऐसा डाउन होता है, सपोज ये S2 का जैसा ये नेटवर्क डाउन हुआ, यहाँ पे सारे यूजर्स बैठे हुए थे जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और सारे यूजर्स यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स वगैरह का बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, तो जैसे उनका नेटवर्क यहाँ पे डाउन हुआ तो उसको वापस अप आने में इस तरफ से 50 सेकंड का टाइम जाएगा, अबाउट 1 मिनट। तो 1 मिनट में तो उनका सारा कुछ ब्रेक हो जाएगा जो भी सेशन बना होगा। तो ये एक पीवीएसटी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। तो सिस्को ने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप किया जाए जिसका कन्वर्जन टाइम 5-7 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर रहे, ताकि सेशन यदि ब्रेक भी हो तो ट्रांजेक्शन्स के सेशन तो ब्रेक हो जाएंगे, बट ऑडियो वीडियो के जो ट्रांजेक्शन्स हैं या जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही होगी वो रिडायरेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो क्या करती है यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज करती है। यूडीपी प्रोटोकॉल टीसीपी प्रोटोकॉल का डिफरेंट समझिएगा, वो सारी बातें लोग यूडीपी प्रोटोकॉल क्या रिट्रांसमिट करता रहता है, तो वो 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर वापस अप हो जाएगा। तो सिस्को ने क्या बोला कि मेरे पास एक दूसरा प्रोटोकॉल है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, जिसका नाम इन्होंने बताया RSTP, रैपिड मीन्स होता है फास्ट, ऑलरेडी रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका IEEE स्टैंडर्ड 80802.1W है, इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो 8
IEEE का स्टैंडर्ड है 802.1W। दूसरा, इसका जो कन्वर्जन टाइम है वो 5 सेकंड टू 10 सेकंड के अंदर है। कन्वर्जन टाइम यहाँ पे इनने ये बताया कि मल्टीपल ऑफ थ्री टाइम मल्टीपल ऑफ हेलो पैकेट्स। तो हेलो पैकेट्स जो डिफॉल्ट में एक्सचेंज होते हैं वो एवरी 2 सेकंड्स में होते हैं, और यदि 3 टाइम मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 6 आता है। तो मीन्स ये 5 से 10 के बीच में, 10 सेकंड के बीच में एक टाइमलाइन अबाउट सेट की गई कि इतने बीच में कन्वर्जन को कर देता है। तो इतना फास्ट कन्वर्जन करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इतना फास्ट कन्वर्जन ये करता कैसे है। पहले जो हम लोग स्टेट पढ़ रहे थे, कन्वर्जन के स्टेट पढ़ रहे थे, तो ब्लॉकिंग, फिर इसके बाद वो लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ये सब स्टेट आती थी। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेट्स को मर्ज करके, जैसे सबसे पहला स्टेट इन्होंने बोल दिया डिस्कार्डिंग स्टेट। अब डिस्कार्डिंग स्टेट में इन्होंने डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, इन सभी को आपस में मर्ज कर दिया। इसके बाद सीधा सा स्टेट इन्होंने बोला LEARNING लर्निंग, और थर्ड स्टेज पे जाता है FORD फॉरवर्डिंग WARDING। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी स्टेट्स कम कर दी, इस वजह से इसका कन्वर्जन फास्ट हो गया। बट कन्वर्जन फास्ट होने की वजह से एक जो मेजर डिसएडवांटेज इसमें आया वो ये आया कि यदि आपके नेटवर्क में 1 या 2 या 5 या 10 VLAN चल रहे हैं, सपोज जो नंबर ऑफ VLAN चल रहे हैं वो 10 हैं, 20 हैं, कुछ भी हैं, 10 या 20, 5, 10, कुछ ऐसा छोटा नंबर है VLANs का, तो कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, जो RSTP होता है सेम PBST की तरह ही काम करता है, उसी तरह सारे स्टेप्स में कन्वर्जन होगा, सारे पोर्ट्स के इनके पोर्ट के स्टेट, पोर्ट के रोल डिफाइन होंगे, सब कुछ वैसे ही होगा। बट कन्वर्जन का जो टाइम 50 सेकंड था वो कम होकर यहाँ पे मुझे अबाउट 10 सेकंड के आसपास आ गया, जो काफी अच्छी बात है। 40 सेकंड सीधे से रिड्यूस हो गया। अब नंबर ऑफ VLANs यदि 10 है तो कोई इशू नहीं है, बट नंबर ऑफ VLANs यदि यहाँ पे सपोज मैं बोलूं कि 200 VLAN हो गए, अब 200 VLAN हो गए तो ये करता क्या है, पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, उसी की तरह काम करता है। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो है, बट ये पर VLAN सभी VLANs के लिए कन्वर्जन करेगा। तो एक एक VLAN के लिए कन्वर्जन ये एवरी 10 सेकंड में करेगा। 200 VLANs हो गए, तो जो CPU के लिए यूटिलाइजेशन हो गया वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। CPU का जो थोड़ा सा काम करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, CPU को यहाँ पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो होगा क्या कि जो CPU का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ने की वजह से आपके स्विचेज हैंग होने की प्रॉब्लम आ सकती है, और यदि स्विचेज हैंग होते हैं तो आपका नेटवर्क में वापस से वैसे ही कॉलिजन, स्लोनेस, पैकेट ड्रॉप, इस टाइप के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसलिए आपको कौन सा STP अपने नेटवर्क में डिजाइन करना है, उसको डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके पास जो हार्डवेयर हैं उनके हार्डवेयर का जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी वगैरह, ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप प्रोटोकॉल रन करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप गाइज यहाँ पे मैंने सारी चीजों को कवर किया। 1 to N यदि एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँ सारी चीजों को, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि STP होता क्या है, उसके अंदर रोड ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होता है, रोड ब्रिज सिलेक्शन होने के लिए जो BPDU पैकेट एक्सचेंज होते हैं, BPDU पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास होती है, फिर उसके पोर्ट के स्टेट और रोल के बारे में हम लोगों ने समझा। फिर सेकंड थिंग, हमने एक एक एग्जांपल लिया और देखा कि जो पोर्ट के स्टेट और पोर्ट के रोल होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे सेलेक्ट होते हैं। थर्ड, हमने समझा कि जो PVST सिस्को का एक पर VLAN जो एक प्रोटोकॉल है, इसको हम लोगों ने समझा एक कंपैरिजन करके एक ओपन स्टैंडर्ड के साथ। तो यहाँ पे ओपन स्टैंडर्ड CST है और यहाँ पे PVST है, दोनों के बीच में हम लोगों ने कंपैरिजन किया। तो हमें पता चला कि दो अलग से चीजें हैं, तीन ऐसी चीजें हैं जो हमें PVST एडवांटेज में दे रहा है। जैसा एक लोड बैलेंसिंग होगा, दूसरा जो कन्वर्जन टाइम इसका फास्ट है, सॉरी कम है, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और ये जो VLAN की इंफॉर्मेशन पास करता है, तो इनको हमने अलग से यहाँ पे डिस्कस किया कि VLAN की इंफॉर्मेशन कैसे वो प्रायोरिटी के साथ सेंड करता है। कन्वर्जन टाइम के लिए हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया और यहाँ पे समझा कि कैसे कन्वर्जन टाइम CST का 30 सेकंड है और PVST का 50 सेकंड है। कन्वर्जन टाइम
ज़्यादा होने की वजह से सिस्को जो हमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, सिस्को ने एक नया प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसको बोलते हैं आरएसटीपी। आरएसटीपी कैसे वर्क करता है वो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने अभी समझा। आरएसटीपी का भी हम लाइव में देखेंगे एक्चुअल में ये वर्किंग कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग और पीबीएसटी की वर्किंग एकदम सेम है, बस कन्वर्जन टाइम में थोड़ा सा चेंज है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आई होंगी कि एसटीपी क्या होता है और पीवीएसटी कैसे काम करता है, आरएसटीपी कैसे काम करता है, इनके कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, बीपीडीयूज कैसे शेयर होते हैं आपस में। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं शुरू में ही बता चुका हूँ एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो विद इन ए सेकंड आपके नेटवर्क को पूरा बैठा सकता है। इसलिए और इसके ट्रबल शूटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है, एक एक चीज़ आपको चेक करनी पड़ती है यदि आपके नंबर ऑफ विलेंस वगैरह आपके नेटवर्क में ज़्यादा है। तो इसका हम लोग रियल नेटवर्क में भी पहले तो सिमुलेटर में भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसमें स्टेट्स चेंज होती हैं। इसके बाद हम रियल डिवाइस के अंदर बताएंगे कि कैसे ये वर्किंग में है। जो लाइव एक नेटवर्क है वहां पे मैं आपको चेक कराऊंगा कि कैसे पीवीएसटी या आरएसटीपी दोनों काम कर रहे हैं। तो ठीक है गाइज, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इस लेक्चर को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।